हम लोग जो सीटेट का सिलेबस के मुताबिक 7वां चैप्टर है जिसका नाम है इवेलुएशन, उसको डिस्कस कर रहे हैं। इवेलुएशन से रिलेटेड पिछली 2 वीडियोस में कुछ अहम जानकारियां दी जा चुकी हैं। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड यानी कि अंदाज़े कद्र से मुताल्लिक जितने भी सवालात अब तक सीटेट में पूछे गए हैं सबको हल करेंगे। अगर आप लोगों को सीटेट के लिए उर्दू पेडागोजी के सिलेबस के मुताबिक लगातार आप लोगों को नोट्स चाहिए और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ चाहिए तो आप हमें मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर 72 75 54 98 90 पर। जब आप मैसेज करेंगे तो आपको एक सैंपल भेजा जाएगा जिसमें हमारे नोट्स का जो पैटर्न है वो समझाया गया होगा और उस सैंपल के लास्ट में कुछ डिटेल्स होंगी जिन्हें फॉलो करके आप हमारे नोट्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल और इस चैप्टर का सवाल नंबर 6। इसमें ये कहा जा रहा है कि मुसलसल अंदाज़े कद्र का काम क्या है, यानी जो हम लगातार इवेलुएशन करते हैं, कंटिन्यूअस इवेलुएशन करते हैं तो इसका काम क्या है। क्या तलबा और मौलमीन की कमज़ोरियों की निशानदही करना, यानी कि स्टूडेंट्स और टीचर में जो कमियां हैं उन्हें पॉइंट आउट करना, या तलबा और मौलमीन को सख्त मेहनत के लिए यानी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को हार्ड वर्क करने के लिए प्रिपेयर करना, आमादा करना, या तलबा की महारत की ऊंची सतह तक ले जाने के लिए यानी कि स्टूडेंट को स्किल की जो हायर लेवल है वहाँ तक पहुँचाने के लिए, या फिर मिन दर्जा भाला सभी। तो मुसलसल अंदाज़े कद्र जो होता है वो टीचर और स्टूडेंट की कमियों को भी पता लगाता है और उन्हें मेहनत करने के लिए भी मोटिवेट करता है और स्टूडेंट की जो स्किल्स होती हैं उनको ऊपर भी ले जाता है। यानी कि यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है ना, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। सभी जो ऑप्शन हैं वो अंदाज़े कद्र के काम हैं। आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये है कि तालीमी अमल के लिए अंदाज़े कद्र के ताल्लुक़ से आपको यहाँ पे 4 बयान दिए गए हैं, आप इनमें से किस बयान के साथ इत्तेफाक करेंगे। ठीक है, यानी कि एजुकेशनल प्रोसेस के लिए अगर आप इवेलुएशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कौन से स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं, सभी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला जो है उसमें ये कहा जा रहा है कि दर्जा 8 तक फेल न किए जाने की पॉलिसी की वजह से तलबा सीख नहीं पा रहे हैं। आजकल ये पॉलिसी हो गई है कि आप 8 तक बच्चों को फेल नहीं करेंगे, तो क्या इसकी वजह से बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं या फिर इम्तिहान और फेल होने का डर बच्चों के लिए तरगीब देने का ज़रिया होता है। यानी कि जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है और जो फियर ऑफ फेलियर होता है वो बच्चों को मोटिवेट करता है। ठीक है, उनके इंटरेस्ट को बढ़ाने का एक ज़रिया होता है। या फिर बच्चों को फेल करना या पास करना, बच्चों को पास फेल करना तालीमी निज़ाम की नाकामियों को बच्चों के सर मढ़ना है, या फिर दर्जा 8 तक फेल न किए जाने की पॉलिसी की वजह से तमाम मुल्क में तालीमी मेयार गिर रहा है। तो बताइए यहाँ पे एजुकेशनल प्रोसेस के तहत जो इवेलुएशन है उससे रिलेटेड ये जो 4 स्टेटमेंट हैं इसमें किस स्टेटमेंट के साथ आप एग्री करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोगों ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पढ़ा होगा यानी कि NCF पढ़ा होगा और उसमें ये बात कही गई है कि अगर बच्चे फेल होते हैं तो वो अपनी विफलता को नहीं दर्शाते हैं बल्कि सिस्टम की फेलियर को, ठीक है, संस्था की असफलता को दर्शाते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि 8 तक फेल न किए जाने की पॉलिसी की वजह से बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखूँगा। ठीक है, फेल पास का जो डर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को और मोटिवेट करे। हाँ, अगर आप बच्चे को फेल कर रहे हैं तो बच्चा अपने फेलियर को नहीं दर्शा रहा है बल्कि वो सिस्टम की, तालीमी निज़ाम की नाकामियों को दर्शा रहा है। यानी कि
बच्चे को फेल करना एजुकेशन सिस्टम की जो नाकामी है उसको बच्चे के सर मढ़ना है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना वो यहाँ पे बिल्कुल सही है बाकी तीनों के मुकाबले। एनसीएफ आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये बताया गया है कि अगर बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब क्या है, पूरी व्यवस्था फेल हुई है, पूरा निज़ाम फेल हुआ है, बच्चा अपने फेलियर को नहीं दर्शाता। अगर बच्चा फेल हुआ तो कहीं ना कहीं ज़रूर गड़बड़ी थी एजुकेशन सिस्टम में, उसको सही से पढ़ाया नहीं गया इसलिए वो फेल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि अगर एक उस्ताद अगर ये जानना चाहता है कि उनके तलबा उनकी तदरीस से किस तरह मुफीद हो रहे हैं तो उन्हें कौन सी जांच करनी चाहिए। एक टीचर वो ये चेक करना चाह रहा है कि उसकी टीचिंग से बच्चे हेल्प हासिल कर पा रहे हैं कि नहीं, बेनिफिट ले पा रहे हैं कि नहीं, तो वो इनमें से कौन सी जांच करेगा। ठीक है, तस्कीली जांच यानी कि वो फॉर्मेटिव असेसमेंट करेगा, या फिर मेयारी हवाला जाती जांच करेगा यानी कि स्टैंडर्ड टेस्ट करेगा, या फिर वो तशख़ीसी जांच करेगा यानी कि वो डायग्नोस्टिक टेस्ट करेगा, या फिर वो आपका तकमीली जांच करेगा यानी कि वो समेटिव असेसमेंट करेगा, योगात्मक मूल्यांकन करेगा। अगर टीचर चेक करना चाह रहा है कि बच्चे उसकी टीचिंग से लाभ उठा पा रहे हैं कि नहीं तो वो चेक करेगा, कौन सी जांच करेगा, वो तश्कीली जांच करेगा यानी कि वो रचनात्मक मूल्यांकन करेगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट करेगा। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल ये है कि तालिबे इल्म को अपने लफ्ज़ों में कहानी दोबारा बयान करने से किस जांच में मदद मिलती है। आप एक टीचर हैं, आप बच्चे को एक कहानी सुनाते हैं और फिर कहते हैं कि बेटा इस कहानी को आप अपने लफ्ज़ों में फिर से सुनाओ, तो इससे आप बच्चे की किस महारत को चेक कर पाएंगे, क्या उसकी रवानी को, या फिर उसकी तफहीम यानी कि अंडरस्टैंडिंग को, या फिर उसकी याददाश्त यानी कि मेमोरी को, या फिर उसकी दुरुस्तगी यानी कि वो सही से करेक्ट अल्फाज यूज़ कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप अगर दोबारा कहानी को बयान करने के लिए बच्चे से कह रहे हैं तो अगर बच्चा सही सही कहानी को बयान कर ले रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसने कहानी को समझी है, यानी कि दोबारा कहानी बयान करने के लिए बच्चे से कह के आप बच्चे की समझ यानी कि तफहीम यानी कि अंडरस्टैंडिंग यानी कि बोध को चेक करना चाह रहे हैं, इसलिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं, बाद में ऑप्शन देखेंगे। कहा जा रहा है कि एक उस्ताद एक जमात में तलबा को 5-5 के ग्रुप में बांट देता है। ठीक है, टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट को 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर देता है। आतिशबाजी के असरात यानी कि ये जो पटाखे फोड़े जाते हैं उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, उस पर एक तमसील तैयार करने के लिए कहता है इस काम में तलबा को मंसूबा बंदी की यानी कि प्लानिंग करने की पूरी आज़ादी है। जहाँ जैसी ज़रूरत है उस्ताद तलबा की मदद भी करता है। टीचर क्या कर रहा है, कह रहा है 5-5 का ग्रुप बनाओ और ये जो पटाखे फूट रहे हैं दिवाली पर इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, आप इस पे क्या करो, प्रोजेक्ट बनाओ और अपने में आप कोई भी मंसूबा बना सकते हो, कोई भी प्लानिंग बना सकते हो और जो भी ज़रूरत होगी मैं आपकी ज़रूरत को पूरा करूँगा। अगर टीचर बच्चों को इस तरह से छूट दे रहा है, ठीक है, इस तरह से एक्टिविटी करा रहा है तो ये क्लास क्या उस्ताद मरकूज़ है यानी कि टीचर सेंटर्ड है, या फिर ये क्लास थिएटर मरकूज़ क्लास है, या फिर जांच मरकूज़ क्लास है, या फिर तिफल मरकूज़ क्लास यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे को पूरी आज़ादी है कि आप अपना मंसूबा बनाओ, जो भी ज़रूरत होगी ना उसमें हेल्प करने की मैं एज ए टीचर आपको दूंगा। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, बस हेल्प दे रहा है,
लेकिन सारे काम जो हैं वो बच्चे खुद से कर रहे हैं, यानी कि ये जो क्लास है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है, तिफल मरकूज है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि सुरेश ज़बान का उस्ताद है, वो अपने तलबा से कहता है कि वो ग्रुपों में गांव-गांव जाएं और वहाँ की दुकानों के साइन बोर्ड पढ़कर उस पर रिपोर्ट तैयार करें। इस सरगर्मी को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? एक टीचर है, ठीक है, वो लैंग्वेज पढ़ा रहा है, बच्चों को कह रहा है कि जाओ ग्रुप बना लो और गांव में जितने भी दुकान हैं उन बोर्ड पे क्या क्या लिखा है उसको क्या करो, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करो। तो इस एक्टिविटी को क्या आप लिखना कहेंगे, बोलना कहेंगे, प्रोजेक्ट वर्क कहेंगे या फिर पढ़ना कहेंगे? तो आसान सा सवाल है, इसको आप प्रोजेक्ट वर्क कहेंगे। अगला सवाल ये है कि एक शेर पर, ठीक है, एक शेर पर कहानी पढ़ने के बाद उस्ताद बच्चों से कहता है, ठीक है, फर्ज कीजिए कि जंगल में शेर है, ठीक है, यहाँ पे जो शेर है ना वो ये वाला शेर है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये पोएम वाला शेर नहीं है, ये जंगल वाला शेर है, ठीक है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। तो एक शेर पर कहानी पढ़ने के बाद उस्ताद बच्चों से कहता है कि फ़र्ज़ कीजिए जंगल में शेर है। इस तरह से वो बच्चों की किस सलाहियत को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है? आपको तीन ही ऑप्शन दिख रहा होगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। चूँकि चौथा ऑप्शन, अरे यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन था ना वो तख्लीकियत और तख़य्युल था, लेकिन चूँकि नोट्स बनाते वक्त मुझे लगता है मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो ऑप्शन ए सही था ना तो इसको मैं कॉपी किया हूँ ना, तो यहाँ पे पेस्ट करने के लिए तो ये कॉपी नहीं, यहाँ से कट हो गया तो यहाँ से ख़त्म हो गया, यहाँ पे आके छप गया और ये जो ऑप्शन था वो नीचे खिसक गया। तो पहला वाला ऑप्शन है तख्लीकियत और तख़य्युल, दूसरा ऑप्शन है बदलने और मुंतकिल करने को, तीसरा है पढ़ने और लिखने की महारत को, चौथा इब्तिदाई खाका तैयार करने और दोबारा लिखने को। जाहिर सी बात है, टीचर कह रहा है कि फ़र्ज़ करो कि जंगल में एक शेर है, तो वो क्या कर रहा है, बच्चों से सपोज करवा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि बच्चों को क्रिएटिव बना रहा है और उनको इमेजिनेटिव बना रहा है, ठीक है। तो तख्लीकियत और तख़य्युल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है कि सुंदरी एक ऐसी मश्क तैयार करती है जिसमें वो हर पांचवा लफ्ज़ छोड़ देती है, इस मश्क को क्या कहेंगे? एक टीचर है सुंदरी, उसने एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस सेट है, लिखती जा रही है और यहाँ पे उसने खाली जगह छोड़ दिया, फिर वो लिखती जा रही है, लिखती जा रही है, फिर यहाँ पे खाली जगह छोड़ दिया, ठीक है, लिखती जा रही है, फिर यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी। ये पहला लफ्ज़, दूसरा लफ्ज़, तीसरा लफ्ज़, चौथा लफ्ज़ और पांचवा जो लफ्ज़ है वो हर जगह वो खाली छोड़ दे रही है। तो इस मश्क को आप क्या कहेंगे? क्लोज टेस्ट कहेंगे, खाली जगह पुर करना, कवायद की जांच या फिर लिखने की जांच। तो एक पर्टिकुलर एरिया पे एक फिक्स वर्ड को छोड़ देना ये कहलाता है क्लोज टेस्ट, खाली जगह पुर करना नहीं। किसी भी सेंटेंस में कहीं पे भी आप एक सेंटेंस में कहीं पे खाली जगह है उसे आप भर रहे हैं तो वो तो खाली जगह पुर करना होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर वर्ड को ही आपको बार बार भरना है तो वहाँ पे वो होता है क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। फीडबैक क्या होता है? प्रतिपुष्टि किसे कहते हैं? उर्दू में अगर आपसे पूछा जाए बाज रस्सी क्या होता है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक इसलिए होता है ताकि असातिज़ा और आमुज़गार दोनों खुद में बेहतरी ला सकें, यानी कि टीचर भी और जो लर्नर्स हैं वो भी अपने आप में बेहतरी ला सकें, इसलिए फीडबैक दिया जाता है। या फिर वालिदैन अपने बच्चों का होमवर्क कराने और इम्तिहान की तैयारी कराने में मदद कर सकें, या फिर आमोज़गार अपनी आमोज़श को बेहतर बना सके, लर्नर्स अपनी लर्निंग को अच्छी बना सके, इसलिए फीडबैक होता है। या फिर असातिज़ा अपनी तदरीस को बेहतर बना सकें, टीचर अपनी टीचिंग को अच्छा कर सके। फीडबैक क्यों होता है? तो फीडबैक इसलिए होता है ताकि टीचर और स्टूडेंट दोनों खुद में बेहतरी ला सकें। फीडबैक दिया जाता है, उसमें बताया जाता है कि आपकी ये कमी है, ठीक है, आप पढ़ने में यहाँ पे कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, टीचर बताने में यहाँ सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से फीडबैक इसीलिए कराया जाता है ताकि स्टूडेंट और
जो टीचर हैं दोनों अपने अंदर बेहतरी ला सकें। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल ये रहा कि उस्ताद को 5 के जांच के दौरान दर्ज झेल में से किस बात को ज़हन में रखना चाहिए। एज ए टीचर जब आप इवेल्युएशन करेंगे तो आप इनमें से कौन सी बात को ज़हन में रखेंगे। ठीक है, पहला है कि एक बच्चे की पेशरफ्त का रवानी से बोलने वालों के साथ तकाबुल को, यानी कि एक बच्चे की प्रोग्रेस को, एक बच्चे की उपलब्धि को आप जो बच्चा फ्लुएंसी से बोल रहा है उससे कंपैरिजन करेंगे, या फिर एक बच्चे की पेशरफ्त का तख्लीकी सलाहियत वाले बच्चे से तकाबुल करेंगे, यानी कि एक बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसका आप कंपैरिजन करेंगे क्रिएटिव बच्चे से, या फिर एक बच्चे की प्रोग्रेस का आप दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करेंगे, या फिर एक बच्चे की प्रोग्रेस का उसकी आमोजिश की, यानी कि उसकी लर्निंग की जो प्रीवियस लेवल थी, जो साबिका सतह थी, उससे तकाबुल करेंगे। तो देखिए जब भी आप इवेल्युएशन करेंगे तो आप एक बच्चे का किसी दूसरे से नहीं करेंगे कंपैरिजन, उस बच्चे का खुद से करेंगे कि पहले इस बच्चे को कितना आता था अब कितना आ रहा है। यानी कि जांच करते वक्त एक टीचर को एक बच्चे की पेशरफ्त का, एक बच्चे की प्रोग्रेस का, उसकी आमोजिश की साबिका सतह से, यानी कि उसकी लर्निंग की जो प्रीवियस लेवल थी उससे कंपैरिजन करना चाहिए। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ें, देखते हैं अगले सवाल पे, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि उस्ताद पूरी क्लास को 2-2 के ग्रुप में बांट देता है, 2-2 का पेयर बना देता है क्लास में, और आपस में कापियों को बदलने और हिदायत के मुताबिक गलतियों को दुरुस्त करने के लिए कहता है। आप एक टीचर हैं, आपने बच्चों को इमला कराया मान लीजिए, और फिर आपने क्या किया, 2-2 का ग्रुप बना दिया और कहा कि अब मैं बता रहा हूँ कैसे कॉपी चेक करना है, सब लोग अपनी कॉपी अपने दोस्तों को दे दो और इस तरह से सब अपनी कॉपियाँ एक्सचेंज कर लो, और मैं अब बता रहा हूँ कि आप कैसे कॉपी को चेक करेंगे। तो इस तरह का टीचर क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, हमजोलियों के ज़रिए वो जांच कर रहा है, या फिर ग्रुप के ज़रिए जांच कर रहा है, या फिर तलबा की इस्लाह कर रहा है, या फिर वो ख़ुद से जांच कर रहा है। तो बच्चों की कापियों को उसके दोस्तों से एक्सचेंज करा दिया। तो इस तरह से अगर वो टीचर कर रहा है तो वो हमजोलियों के ज़रिए बच्चों की जांच कर रहा है, उनके खुद के दोस्तों से। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल ये रहा, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। आप पढ़ने के दर्ज झेल 5 में जांच में नंबर किस तरह देंगे। पढ़ने की जांच यहाँ पे है, ठीक है। तो आप 2 सवाल है, एक सवाल है और उसके 2 जवाब हैं। सवाल ये है कि क्या शेर एक नापैद जानवर है, यानी कि क्या शेर अब विलुप्त जो क्या बोलते हैं जानवर को हिंदी में, हाँ देखिए मैं इतना मतलब ध्यान मेरा काम नहीं कर रहा है। एनिमल कहते हैं अंग्रेज़ी में, हिंदी में क्या कहते हैं, पशु। हाँ, क्या एक शेर विलुप्त पशु है, ये सवाल है। अब इसके 2 जवाब हैं, ठीक है। पहला जवाब बच्चा दे रहा है नहीं, मगर अब यह बहुत कम पाया जाता है। दूसरा बच्चा जवाब दे रहा है शेर अब तकरीबन नापैद, यानी कि विलुप्त होने वाला है। तो आप इन दोनों जवाब में किस तरह से नंबर देंगे। पहला ऑप्शन है जवाब बे के लिए आप आधा नंबर देंगे और अलिफ के लिए आप 1 नंबर देंगे, या फिर आप जवाब अलिफ के लिए भी 1 नंबर, जवाब बे के लिए भी 1 नंबर देंगे, या फिर आप जवाब बे के लिए 1 नंबर और जवाब अलिफ के लिए 0 नंबर देंगे, या फिर आप जवाब 1 के लिए अलिफ के लिए 1 नंबर और जवाब बे के लिए आप 0 नंबर देंगे। कैसे आप नंबर देंगे। सवाल ये कि क्या शेर विलुप्त पशु है, तो बच्चे ने जवाब दिया नहीं, मगर अब ये तकरीबन कम होने वाला है। दूसरे ने जवाब दिया तकरीबन अब शेर जो है वो नापैद होने वाला है। तो देखिए किसका जवाब ज़्यादा मुकम्मल है। क्या जब पूछा गया तो उसका जवाब हाँ या ना में होना चाहिए कि नहीं। पहले ने जवाब दिया नहीं और उसने आगे उसमें जोड़ दिया, मगर अब ये कम पाया जाता है। तो इसका जो जवाब है वो ज़्यादा
ऑथेंटिक है पहले वाले का। लेकिन दूसरे वाले का जो जवाब है कि अब तकरीबन शेर नापैद होने वाला है, तो इसका जवाब बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन पहले जितना परफेक्ट भी तो नहीं है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, पहले वाले को 1 नंबर दे देंगे और जो दूसरा वाला जवाब है उसके लिए आप आधा नंबर दे देंगे। सही रहेगा ना। तो इसलिए जवाब बे के लिए आप आधा नंबर और जवाब अलिफ के लिए आप 1 नंबर, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आ रहा है समझ में, दे लेंगे ना नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि ज़बान सिखाने में, चूँकि आपको मैं बता दूं टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे दिखा में लिखा है, तो आपको ध्यान में रखना है। ज़बान सिखाने में ये सवाल है, ठीक है। ज़बान सिखाने में आम तौर पर किस किस्म के सवालात मुफीद होते हैं। लैंग्वेज लर्निंग में क्या ऑब्जेक्टिव सवाल हेल्पफुल होंगे, या फिर वेरी शॉर्ट टाइप, या फिर लॉन्ग टाइप, या फिर इंसाइया तरीक़ेकार के सवालात। ज़बान सिखाने में जो शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं।